आगे मत जाओ, वहां तुम्हें मृत्यु के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। राजा विक्रम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, वहां मत जाओ। पुत्री से दूर हट जाओ साधारण युवक, तेरा अंत निकट है। वो घनश्याम, उसने मेरी जान बचाई और फिर भी मेरे पिताजी ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हवाएं भी जैसे ठहर गई थीं। दूर दूर तक सन्नाटा था, सिर्फ सांसों की आहट थी। शिखा एक महल में खड़ी थी, एक ऐसा महल जो उसने कभी देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अपना सा लगता था। उस महल की दीवारों पर समय थम गया था, सब कुछ धुंधला था। लेकिन जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, एक एक कर मशालें जल उठीं, दीवारों पर उभरी परछाइयां थरथराने लगीं। अचानक उसे सामने एक युवक खड़ा दिखाई दिया, एक सुंदर, शांत और उदास आंखों वाला युवक। वो बस शिखा को देख रहा था, बिना कुछ कहे, जैसे उसकी हर बात बिना शब्दों के कह देना चाहता हो। घनश्याम, तुम यहाँ हो? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर आंखों में जैसे बरसों की पहचान थी। उसने दौड़कर उस युवक के पास जाना चाहा, मानो उसे छूते ही सारी बेचैनी मिट जाएगी। शिखा, हम दोनों एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते घनश्याम? कौन रोक सकता है हमें? देखो, तुम्हारा रुतबा बहुत ऊंचा है शिखा, तुम एक राजकुमारी जैसी हो, और मैं तो बस एक साधारण सा किसान हूँ। तुम्हारे पिता हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे शिखा, समझो इस बात को। शिखा का चेहरा पीला पड़ गया। घनश्याम के शब्द जैसे उसके सीने में तीर बनकर चुभ रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा डर उसे किसी और बात का था। नहीं, मत कहो ऐसा घनश्याम। अगर हम एक दूसरे से बिछड़ गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। नहीं। अचानक जैसे आसमान फट पड़ा। शिखा के कानों में एक डरावनी, कठोर गूंजती हुई आवाज आई। कोई ऐसा जिसने उसे देखा नहीं, लेकिन जिसकी धमकी ने उसकी आत्मा तक हिला दी। शिखा, उस युवक के सामने से हट जाओ। तुम्हारा और उसका विवाह कभी संभव नहीं है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस युवक को यही मार डालूंगा। शिखा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उस धमकी में खो गई। अगले ही पल जैसे वो गिर पड़ी और उसकी आंख खुल गई। शिखा की आंखें खुली तो वो अपने कमरे में थी। एसी चल रहा था, लेकिन उसका बदन पसीने से तर था। वो हाँफ रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, जैसे सपना नहीं हकीकत जीकर आई हो। शिखा, क्या हुआ? तुम्हारे कमरे में तो एसी फुल चला हुआ है, फिर भी तुम पसीने पसीने क्यों हो गई हो? माँ, मैंने फिर वही सपना देखा, वही अजीब सा महल, वही घनश्याम, और इस बार मैंने उसका चेहरा साफ देखा माँ, बिल्कुल साफ, जैसे वो मेरे सामने था। शिखा की आवाज डर और भरोसे के बीच डोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वो किसी भ्रम की नहीं लग रही थी। शिखा, कितनी बार कहा है तुमसे, ये पुराने जमाने की किताबें पढ़ना बंद करो। बस वही सब पढ़ती रहती हो, महलों की कहानियां, प्रेम और युद्ध की कथाएं, और फिर जब वही सब सपनों में लौटते हैं तो तुम उन्हें सच मान बैठती हो। माँ, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इन सपनों से मेरा कोई पुराना बहुत गहरा रिश्ता है। और घनश्याम, वो कोई कल्पना नहीं है माँ। मुझे लगता है वो इसी संसार में कहीं ना कहीं जरूर है। ओहो, तुम खुद ही कहती हो कि वो घनश्याम पुराने जमाने का है, राजा महाराजाओं वाला, और अब तो 21वीं सदी चल रही है। यहाँ वो कहाँ से होगा? ये सब तुम्हारा भ्रम है। चलो अब सो जाओ, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? शिखा की माँ लाइट बंद करके चली जाती है, लेकिन शिखा की आंखों में नींद नहीं थी। उसे लग रहा था कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि कोई अधूरी कहानी थी जो उसके भीतर कहीं पूरी होने का इंतजार कर रही थी।
सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकी, लेकिन शिखा की आंखों में अभी भी रात की छाया थी। वो कॉलेज के लिए निकल गई, पर उस महल और घनश्याम की छवि उसके साथ चलती रही, जैसे अतीत उसके वर्तमान से लिपट गया हो। शिखा जब कॉलेज पहुंची तो उसके चेहरे पर नींद की कमी और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी फ्रेंड्स दीक्षा और नताशा ने तुरंत ये बात नोटिस की। क्या हुआ शिखा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरी रात सोई नहीं हो। अरे दीक्षा, तुम भी कमाल करती हो। जब जब शिखा का चेहरा उतरता है तब तब वो वही सपना देखती है। मैंने सही कहा ना शिखा? बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बार मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। क्या मतलब? जिसे अब तक तुम धुंधला देखती थी वही घनश्याम अब साफ दिखा? अरे वाह, अब तो बताओ वो कैसा है। बहुत ही सुंदर, लेकिन जो सपना मैं देखती हूँ वो किसी पुराने जमाने का लगता है। अगर उसे आज के कपड़े पहनने को कहूँ तो शायद वो किसी फिल्मी हीरो की तरह लगे। कम ऑन शिखा, कहीं तुम अपने सपने को सच तो नहीं मानने लगी? अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तुम भी ना दीक्षा, तुम मेरी दोस्त हो, फिर भी मेरी बात को नहीं समझती। दीक्षा की बात का बुरा मत मानो, उसकी तो मजाक करने की आदत है। लेकिन एक बात तय है शिखा, जिस तरह से तुम्हें घनश्याम सपनों में राजा महाराजाओं के जमाने में दिखाई देता है, क्या पता वही घनश्याम आज की दुनिया में भी मौजूद हो। और हो सकता है कि उसकी भी नींदों में तुम किसी राजकुमारी की तरह आती हो। ये सुनकर शिखा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन नताशा ने कुछ गलत नहीं कहा था। इधर शहर की टॉप बिल्डिंग में एक सुंदर युवक कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ ऊँग रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलकर एक अमीर जैसा दिखने वाला मोहित नाम का नौजवान अंदर आ पहुंचा। कम ऑन घनश्याम, ये फाइल मुझे किसी भी हाल में 1 घंटे के अंदर चाहिए, मतलब चाहिए। मेरी स्विट्जरलैंड की पार्टी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे उन्हें प्रेजेंटेशन देना है। व्हाट आर यू डूइंग? देखो मोहित, मैं पूरी रात इस फाइल पर काम करता रहा हूँ। बस थोड़ी देर के लिए मेरी पलकें झपक गई थी तो। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है घनश्याम, तो तुम्हें करना ही है। और सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करता आया हूँ क्योंकि तुम मेरे पिता के मुंह लगे हुए हो। न जाने मेरे फादर को तुमसे क्या हमदर्दी है जो तुम्हें इतना सर चढ़ाए हुए हैं। वरना सही बताऊं ना तो तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के एम्प्लॉय सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं, समझे? घनश्याम की आंखों में हल्का गुस्सा उभरा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। क्योंकि मेरे पिता ने तुम्हारे फादर की कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या, अगर उन्होंने बहुत कुछ किया भी है तो उसके लिए सैलरी भी मिली है, कोई फ्री फोकट में नहीं किया है। और मैं आज ज्यादा बहस के मूड में नहीं हूँ। फटाफट फाइल को कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके, ओके? इतना बोलकर मोहित वहाँ से वापस निकल गया। घनश्याम ने फाइल पूरी की और मोहित के केबिन में जाकर दे दी। फिर वो चुपचाप बाहर निकल आया। बाहर मोहित अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी मोहित के पिता मिस्टर विमल अग्रवाल वहाँ आ पहुँचे। क्या बात है घनश्याम, आज तुम्हारा चेहरा फिर से उतरा हुआ क्यों है? क्या हो गया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ओके। लगता है कि मेरा बेटा मोहित तुम पर आज फिर से भड़का है। अब देखो घनश्याम, तुम उसकी बात का बुरा मत माना करो। मोहित नहीं जानता कि तुम्हारे पिता ने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन मुझे सौंप दिया था। तो क्या हो गया सर, आपने इसके लिए मेरे पिता को अच्छी खासी सैलरी भी तो दी थी ना। और ऊपर से आपने इस अनाथ को रहने के लिए एक प्लेस दिया, कंपनी में नौकरी दी और आने जाने के लिए बाइक भी तो दी है। देखो घनश्याम, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया या तुम्हें दिया वो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पिता की तपस्या के आगे कुछ भी नहीं है। और मेरे बेटे मोहित की बातों को दिल पे मत लिया करो। वो क्या है ना कि वो अमीरी में पला बड़ा है, रिश्ते, जज्बात, नाते, इन सब बातों को वो नहीं समझता। पर मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो जरूर समझेगा। चलो अब इन सब बातों को इग्नोर करो और अपना मूड ठीक करो और खुशी से अपने घर जाओ, ठीक है? विमल अग्रवाल के शब्दों से घनश्याम की आंखों में चमक लौट आई। वो बाइक स्टार्ट कर सीधा अपने फ्लैट की ओर चला गया। अपने फ्लैट में घनश्याम एक कमरे में गया जहां दीवारों पर एक लड़की के चेहरे की कई पेंटिंग्स थी। एक लड़की का चेहरा जो शायद उसके सपनों का हिस्सा थी। हाँ, अब तक मैं तुम्हें सिर्फ सपने में देखता आया हूँ,
ये बताओ, तुम मुझे अपने सपने में अपना नाम कभी क्यों नहीं बताती हो? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा तुमसे जन्म जन्म का कोई रिश्ता हो। चलो, आज मैं कागज पर तुम्हारी पेंटिंग बनाता हूं। पता नहीं तू कौन है, जिसे देख हर बार मेरी उंगलियां तेरी तस्वीर बनाने में मजबूर हो जाती हैं। घनश्याम पेंटिंग में इतना डूब गया कि उसे याद ही नहीं रहा कब वो नींद की गहराइयों में समा गया। अगले ही पल घनश्याम को लगा जैसे वो किसी अजीब से महल में हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। हाँ, ये मैं कहाँ आ गया? हाँ, कुछ ही देर में वहाँ मशालें जल उठी और सामने वो लड़की खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें। हाँ, अब कौन हो तुम और क्यों बार बार मेरे सपनों में आती हो? तुम मुझे भूल गए घनश्याम, मैं तुम्हारी शिखा हूँ। हमारा प्रेम तो जन्म जन्म का साक्षी है। तो तुम्हारा नाम शिखा है? शिखा दौड़ती हुई घनश्याम के पास आई और उससे लिपट गई। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। मेरी पुत्री से दूर हट जाओ साधारण युवक, तेरा अंत निकट है। घनश्याम की नींद टूट गई। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। घनश्याम ने देखा सुबह हो चुकी थी। हाँ, तो मतलब मेरे सपनों में जो आने वाली लड़की है उसका नाम शिखा है। कुछ देर बाद घनश्याम ऑफिस के लिए निकल पड़ा। उधर शिखा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसके माता पिता कमरे में आ पहुंचे। शिखा, एक जरूरी बात बताने आए हैं। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। 2 दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है, ठीक है? क्या? पर किससे? और आप मुझसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटी, वो लड़का बहुत सुंदर है। मिस्टर विमल अग्रवाल का इकलौता बेटा मोहित। पूरे शहर में उनके मॉल हैं, प्रॉपर्टी है। तू राजकुमारी की तरह रहेगी। ये देखो, ये है मोहित। तुमने इसके इंटरव्यूज तो देखे होंगे ना टीवी पर। बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है ये। माँ, आपने मेरे लिए जो सोचा है वो अच्छा है, लेकिन आप जानती हैं मेरा मन किशोर है। बस बहुत हुआ। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी ख्वाब की दुनिया में खो जाओ। उस चेहरे से प्रेम करो जो है भी या नहीं। 2 दिन बाद होटल माल्या में एंगेजमेंट है मोहित और तुम्हारी। इतना कहकर वो दोनों कमरे में चले गए। इधर घनश्याम ऑफिस पहुंचा ही था कि मिस्टर विमल अग्रवाल वहां आ पहुंचे। घनश्याम, 2 दिन बाद मेरे बेटे की यानी कि मोहित की एंगेजमेंट है, तो सारी तैयारी तुम ही देखोगे। रिसेप्शन होटल माल्या में है और तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये सारी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ठीक है? 2 दिन बाद होटल माल्या में बड़ी रिसेप्शन पार्टी का आयोजन हुआ। शिखा अपनी सहेलियों दीक्षा और नताशा के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। दीक्षा की माँ भीड़ में मेहमानों से बातें करती हुई मुस्कुराते हुए उन्हें हैंडल कर रही थी। नताशा मुस्कुराते हुए शिखा से बोली, यार आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, मुस्कुरा तो लो। तभी मोहित अपने पिता विमल और घनश्याम के साथ हॉल में दाखिल हुआ। जैसे ही शिखा और घनश्याम की नजरें मिली, दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। ये तो वही है, वही लड़का जो मेरे सपनों में आता है। ये तो मेरे सपनों में आने वाली लड़की है जिसकी मैं पेंटिंग सुधारता हूँ। हाँ, ये तो वही है। वो जो लड़का सामने खड़ा है ना, वही मेरे सपनों में आता है। प्लीज अभी कोई हंगामा मत करो। शिखा, बचपना छोड़ो। सबके सामने कुछ ऐसा मत करना जिससे मम्मी पापा की इज्जत पर आ जाए। लेकिन शिखा का दिल नहीं माना। वो धीरे धीरे घनश्याम की ओर बढ़ गई। सारा हॉल ठहर गया। हर नजर सिर्फ उन दोनों पर थी। तुम्हारा नाम घनश्याम है? हाँ, और क्या तुम्हारा नाम शिखा है? हाँ। अगले ही पल शिखा ने ना चाहते हुए घनश्याम का हाथ थाम लिया। तभी एक तेज जोरदार बिजली चमकी और दोनों बेहोश हो गए। उन दोनों की आंखों के सामने हजारों साल पुराने चलचित्र चलने लगे। वो दोनों एक पुराने समय की ओर खींचते चले गए।
राजकुमारी शिखा 2 सैनिकों के साथ जंगल से होते हुए महल की ओर जा रही थी। ये जंगल बहुत ही घना है सैनिकों, सतर्क रहना। सुना है इस क्षेत्र में शेरों की संख्या बढ़ गई है। राजकुमारी, हम पूरी तरह से सजग हैं, आप चिंता मत करिए। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और एक बड़ा शेर झपट्टा मारता हुआ सामने आ गया। पीछे हटिए राजकुमारी, आप हटिए। शेर ने दोनों सैनिकों को घायल कर दिया। शिखा के सामने शेर गुर्राता हुआ झपट पड़ा। तभी एक युवक नंगी तलवार लेकर सामने आ गया। हट जा दानव। घनश्याम ने अकेले उस शेर से भिड़ंत की। बड़ी मुश्किल से उसने शेर को भगाया। कौन हो तुम? तुमने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम घनश्याम है और मैं एक किसान हूँ, अनाथ हूँ। मैं राजकुमारी शिखा हूँ, केशव नगर के राजा विक्रम की पुत्री। ओह, तो फिर तो हम आपकी प्रजा हुए राजकुमारी। नहीं, तुम साधारण नहीं हो। तुमने शेर को अकेले हराया है। मैं इस बात की चर्चा अपने पिता से अवश्य करूंगी। शिखा महल लौट गई और उसी रात उसने अपने पिता से बातचीत की। पिताजी, आज एक साधारण किसान ने मेरी जान बचाई। अगर वो ना होता तो मैं आज जीवित नहीं होती। तो इसमें इतनी प्रसन्न होने की क्या बात है? यदि तुम्हें उसकी वीरता अच्छी लगी है तो उसे महल बुला लो, हम उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। अगले दिन शिखा ने एक सैनिक को भेजकर घनश्याम को महल बुलवाया। घनश्याम महल पहुंच गया। सिंहासन पर राजा विक्रम और उसके बगल में राजकुमारी शिखा बैठी थी। तो तुम हो वो किसान जिसने हमारी पुत्री की जान बचाई? जी हाँ महाराज। राजा ने पास रखी स्वर्ण मुद्राओं की पोटली उठाई और घनश्याम के मुंह के सामने उछाल दी। ये लो, ये हमारी पुत्री की जान बचाने का इनाम है। तुम्हारे जैसे गरीब किसान 7 जन्म ले लें तो भी इतनी स्वर्ण मुद्राएं कमा नहीं सकेंगे। राजा के इन शब्दों से राजकुमारी शिखा को गहरा आघात हुआ। पिताजी, घनश्याम कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप स्वर्ण मुद्राओं की पोटली उठाई और महल से बाहर चला गया। अगले दिन राजकुमारी शिखा महल के बगीचे में अकेली बैठी घनश्याम के बारे में सोच रही थी। उसके मन में कई सवाल थे, कई पश्चाताप भी। तभी एक दासी वहाँ पर आ पहुँची। क्या हुआ राजकुमारी, आप इतनी गहरी सोच में बैठी हुई हैं? वो घनश्याम, उसने मेरी जान बचाई और फिर भी मेरे पिताजी ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आप अपने पिता को जानती हैं राजकुमारी, वो कितने निर्दयी और क्रूर स्वभाव के हैं। उन्हें गरीब पसंद नहीं। अगर यहीं कोई राजकुमार आपकी जान बचाता तो महाराज तो खुशी से झूम उठते। मुझे घनश्याम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपने पिता की ओर से उससे माफी मांगना चाहती हूँ। तो फिर देर किस बात की राजकुमारी, आप उसके घर जाकर क्षमा मांग सकती हैं। राजकुमारी शिखा तुरंत घनश्याम के गांव पहुंची और गांव के मुखिया से घनश्याम के बारे में पूछा। मुखिया जी, क्या आप मुझे घनश्याम के बारे में कुछ बता सकते हैं? ओ घनश्याम, अरे वो तो बड़ा मेहनती किसान है। सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में ही मिलेगा। घर तो बस सोने के लिए आता है, और करे भी क्या। बेचारा 15 वर्ष का था जब उसके माता पिता चल बसे, तब से अकेले ही जी रहा है। घनश्याम की कहानी सुनकर शिखा का हृदय द्रवित हो उठा। वो सीधे खेत की ओर चल पड़ी। घनश्याम हल चलाते हुए अचानक राजकुमारी शिखा को देखकर चौंक गया। अरे राजकुमारी, आप मेरे खेत पर? क्या हो गया? क्या आपके पिताजी ने मुझे कम अपमानित किया था जो आप भी मुझे अपमानित करने के लिए खेत में चली आई मेरे? चलिए, कोई बात नहीं। उन्होंने तो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली फेंक कर मेरे मुंह पर अपमानित किया था। आप कुछ कह के अपमानित कर लीजिए। इतना कहकर वो एक वृक्ष के पास चला गया और पोटली उठाकर राजकुमारी से बोला, ये लीजिए, ये रही वो पोटली, आप इसे वापस ले जाइए। हाँ, मुझे आपके पिता की दी हुई भेंट वापस करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसे स्वीकार भी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ आपके बुलाने पे महल गया था, किसी स्वर्ण मुद्राओं के लालच में नहीं गया था। और आपको बता दूं राजकुमारी, हम गरीब लोग किसी की मदद किसी लालच या धन के लिए नहीं करते हैं।
इंसानियत के नाते करते हैं। घनश्याम, मैं तुम्हारे शब्दों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं अपने पिता की ओर से तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मैं वैसी नहीं हूँ जैसे वो हैं। कृपया करके इस पोटली को रख लो। इतना तो मान तुम रख ही सकते हो। घनश्याम ने मुस्कुराते हुए स्वर्ण मुद्राओं की पोटली अपने पास रख ली। कल मैं फिर से जंगल जा रही हूँ। क्या तुम वहाँ मुझसे मिलने आओगे? आप जंगल आएंगी तो मैं वहाँ क्यों आऊँगा? मैं जंगल में अकेली जाऊंगी। अगर वहाँ फिर कोई शेर आ गया तो मुझे बचाने के लिए कोई घनश्याम तो होना चाहिए ना। राजकुमारी शिखा वहाँ से चली गई। अगले दिन वो अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। एक वृक्ष के नीचे बैठकर खुद से बुदबुदाई, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। आखिर वो यहाँ क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये देखिए, मैं आ गया हूँ राजकुमारी जी। शिखा सन्न रह गई। उसकी आंखों में चमक लौट आई। एक पल को तो मेरा विश्वास डगमगा गया था। लगा था तुम नहीं आओगे। अब आपको बचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो फिर हमारी दोस्ती पक्की? अब देखिए, एक राजकुमारी और एक साधारण मनुष्य की कभी दोस्ती नहीं होती है। बिल्कुल होती है, और अगर नहीं होती तो अब होगी। हम इसे इतिहास बनाएंगे। घनश्याम मुस्कुराया। उस दिन के बाद शिखा और घनश्याम का जंगल में मिलना जुलना रोज का सिलसिला बन गया। कुछ ही दिनों में वो मिलना जुलना गहरे प्रेम में बदल गया। घनश्याम, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। अब प्रेम तो मैं भी आपसे करने लगा हूँ राजकुमारी, लेकिन डरता हूँ। आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। जब प्रेम करते हो तो मुझसे राजकुमारी कहकर बात मत करो। और हाँ, प्रेम ऊंच नीच को नहीं देखता। प्रेम तो बस समर्पण का नाम होता है। धीरे धीरे उनका प्रेम और भी अधिक गहराने लगा। एक दिन राजकुमारी शिखा जंगल से लौटकर महल पहुंची। राजा विक्रम पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कहाँ गई थी तुम राजकुमारी शिखा? हमेशा की तरह जंगल की सैर करने। तुम्हें क्या लगता है तुम एक साधारण किसान से अकेले में मिलोगी, घंटों उसके साथ रहोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? हमें सब कुछ पता लग चुका है। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि तुम एक किसान से मिल रही हो। वही किसान जिसने तुम्हें शेर से बचाया था और जिसके मुंह पर मैंने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली फेंकी थी। सच बताओ, क्या ये सही है? तुम मिल रही हो? हाँ, मैं घनश्याम से प्रेम करती हूँ। आज तो तुमने स्वयं अपने मुंह से ये बात कह दी है, लेकिन आगे मत कहना राजकुमारी शिखा, क्योंकि हम तुम्हारा विवाह उससे किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। तुम चाहती हो कि दूसरे राज्यों के राजा हमारा मजाक उड़ाएं कि राजा विक्रम ने अपनी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान से कर दिया। और सुनो, आज के बाद तुम महल से बाहर नहीं जाओगी। ये हमारा आदेश है। राजा विक्रम ये कहकर वहाँ से चला गया। उधर अगली सुबह घनश्याम जंगल पहुँचा, पर राजकुमारी शिखा नहीं आई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। घनश्याम रोज शिखा का इंतजार करता था। शिखा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? कहीं तुम्हारा प्रेम एक छलावा तो नहीं था? कहीं तुम्हारा मन तो नहीं भर गया मुझसे? तभी वहाँ एक साधु आ पहुँचा। राजकुमारी का प्रेम सच्चा है पुत्र। मैं कई दिनों से तुम्हारी और शिखा की मुलाकात देखता आ रहा हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि राजा विक्रम को सब कुछ पता लग चुका है। उसने ना केवल तुम्हारे और शिखा के प्रेम को नकार दिया, बल्कि राजकुमारी को महल से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी है। ये सुनकर घनश्याम की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मानो तो राजकुमारी को भूल जाओ। राजा विक्रम तुम्हें और शिखा को कभी एक नहीं होने देगा। अगर हमारा प्रेम सच्चा है साधु महाराज, तो हम इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में मिलेंगे। ये सत्य है कि हर प्रेम कहानी एक जन्म में पूरी नहीं होती, लेकिन कभी न कभी तो पूरी होती ही है, फिर चाहे वो कोई भी जन्म क्यों न हो। इतना कहकर घनश्याम महल की ओर चल पड़ा। आगे मत जाओ विक्रम, वहाँ तुम्हें मृत्यु के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। राजा विक्रम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, वहाँ मत जाओ। पर घनश्याम ने साधु की बात को अनसुना कर दिया।
और सीधा महल के द्वार पर जा पहुंचा। घनश्याम को देखकर एक सैनिक घनश्याम से बोला, ए रुको 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 रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घनश्याम बिना उसकी बात का जवाब दिए सीधे महल के अंदर प्रवेश कर गया। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर बैठी राजकुमारी शिखा पर पड़ी। घनश्याम, तुम आ ही गए। मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। मैं भी न जाने कब से जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था शिखा। मुझे अभी अभी साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे पिता महाराज ने तुम्हें महल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। तभी वहाँ राजा विक्रम आ गया। उसने जैसे ही अपनी बेटी शिखा और घनश्याम को एक साथ देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे महल में घुस आया और मेरी बेटी के सामने खड़ा है। तू किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचेगा। मेरा और शिखा का प्रेम पवित्र है महाराज। पवित्र? अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी बेटी से प्रेम करे, एक राजकुमारी से। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजा विक्रम ने क्रोध में अपनी तलवार निकाली और पल भर में ही घनश्याम की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। घनश्याम, नहीं नहीं। राजकुमारी शिखा फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ पर वही साधु आ पहुँचा। राजा विक्रम, तूने एक निर्दोष की हत्या की है। उसका कसूर क्या था? बस यही कि तेरी बेटी से प्रेम किया उसने। उसका कसूर ये था कि वो हमारे स्तर का नहीं था। पिताजी, अब जब मेरा घनश्याम ही इस संसार में नहीं रहा तो मैं भी इस जीवन को आगे नहीं जी सकती। मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं राजकुमारी, आत्महत्या करना महापाप होता है। जीवन ईश्वर का उपहार है। लेकिन साधु महाराज, जब मेरा घनश्याम ही नहीं रहा तो फिर मेरे जीवन का क्या अर्थ? कृपया मुझे पत्थर बना दीजिए। मुझे विश्वास है कि अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो किसी और जन्म में हमें फिर से मिलने का अवसर मिलेगा, वहाँ जहाँ कोई ऐसा निर्दयी राजा नहीं होगा। शिखा ने इतना कहा ही था कि तभी साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और अगले ही क्षण राजकुमारी शिखा पत्थर की मूर्ति में बदल गई। हाँ, ये आपने क्या किया साधु महाराज? ये क्या कर दिया? अब तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए पत्थर बनी रहेगी। इन दोनों का प्रेम किसी और जन्म में पूरा होगा और जब भी ये कहीं भी फिर मिलेंगे, मैं स्वयं वहां प्रकट होकर इनके अधूरे प्रेम की गवाही दूंगा। राजा विक्रम के हाथ से तलवार गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद वो जीवन भर पश्चाताप करता रहा। शिखा और घनश्याम की आंखें एक साथ खुली। वो दोनों उठकर खड़े हो गए। अब वो फिर से उसी रिसेप्शन हॉल में थे जहाँ चारों ओर लोग उन्हें घूर रहे थे। मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। और मुझे भी राजकुमारी। अब मुझे राजकुमारी मत कहो, वो तो किसी और युग की बात थी। अब हम 21वीं सदी में हैं। लेकिन हमारी आत्माएं आज भी वही हैं। ये क्या बदतमीजी है शिखा? तुम्हारी सगाई मुझसे हो रही है और तुम घनश्याम से गले मिल रही हो। शिखा, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी एंगेजमेंट मोहित से होने वाली है। शिखा, ये सब क्या है? शिखा, ये सब क्या है? देखा पिताजी, मैंने पहले ही कहा था कि ये मुझे पसंद नहीं है। इसने मेरी मंगेतर को अपने प्यार में फंसा लिया। चालबाज कहीं का धोखेबाज। शिखा और घनश्याम सबके सामने अपने पूर्व जन्म की सच्चाई बताने लगे, लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं किया। तभी वहाँ वही साधु प्रकट हो गया जिसने शिखा को पत्थर में बदला था। जैसे ही साधु वहाँ प्रकट हुआ, पूरा हॉल सन्न रह गया। जो कुछ भी घनश्याम और शिखा कह रहे हैं वो सत्य है। इनका प्रेम पिछले जन्म से अधूरा था। इनकी आत्माएं वर्षों से एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रही थी। मैं इनके प्रेम का साक्षी हूँ और इसी जन्म में इनके प्रेम को पूर्ण होते हुए देखने के लिए प्रकट हुआ हूँ। सब लोग चौंक गए। मिस्टर विमल अग्रवाल की आंखों में आंसू आ गए। हाँ,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घनश्याम मेरे लिए मेरे दूसरे बेटे की तरह है। शिखा की शादी अभी इसी समय इसी मंडप में मेरे दूसरे बेटे घनश्याम से होगी। मोहित को भी अब ये बात समझ में आ गई। नताशा और दीक्षा की आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो घनश्याम, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। आई एम सॉरी। घनश्याम और शिखा की उसी शाम शादी हो गई। साधु उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो गया और फिर घनश्याम और शिखा पति पत्नी बनकर हमेशा के लिए एक हो गए। वर्षों की तड़प, अधूरे वचनों की गूंज और जन्मों की प्रतीक्षा के बाद शिखा और घनश्याम अंततः एक हो गए।